ऑसिबल, जो एक सीक्रेट एजेंट था। और ऑसिबल दिखने में काफी मोटा था और किसी भी तरह से ये एक स्पाई की तरह फाइटर और चुस्त लगता ही नहीं था। ऑसिबल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलने वाली थी, जिसे मैक्स, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट, ऑसिबल को गन दिखाकर लेने का प्रयास करता है। अब हम इस कहानी में देखेंगे क्या ऑसिबल अपने दिमाग का यूज करके मैक्स को उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लेने से रोक पाता है या फिर उसे वो डॉक्यूमेंट को दे देता है। इस कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर भी है जिसका नाम है फॉलर। फॉलर एक लेखक है। वो ऑसिबल से मिलता है ताकि एक सीक्रेट एजेंट का खतरनाक और साहसिक कार्यों के बारे में कुछ जान सके और उसके बारे में लिख सके। इस कहानी को मैं आपको फॉलोअर बन के समझाता हूँ। फॉलर यानी कि मैं कई जासूसी के बारे में पढ़ चुका हूँ, पर ऑसिबल कहीं से भी जासूस की तरह लगता ही नहीं था। मैं ऑसिबल के पीछे पीछे एक फ्रेंच होटल के पास जाता हूँ। यह जगह काफी गंदी थी। क्या ऑसिबल एक ऐसी गंदी स्थान पर रहता है? ऑसिबल जो कि एक मोटा आदमी था और वो जर्मन और फ्रेंच ठीक ठाक बोल लेता था, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन भाषा से ही बोला करता था। जब मैं छठी मंजिल में एक छोटा सा कमरे में जाता हूँ और उससे मिलता हूँ, तब वो मुझसे कहता है, मुझे देख के तुम काफी परेशान लग रहे हो। लगता है तुमसे कहा गया होगा कि आज रात तुम एक सीक्रेट एजेंट से मिलने वाले हो और शायद तुम ये जानना चाह रहे होगे कि एक सीक्रेट एजेंट अपना काम कैसे करता है। मेरे दोस्त, शायद तुम आज रात भर ये इमेजिन किए होगे कि आज तुम्हें कुछ डरावनी और रहस्यों से भरी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि बंदूक या फिर शराब में ड्रग्स। हाँ बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। लेकिन तुम एक मोटे आदमी से मिल रहे हो और एक मोटे आदमी से मिलकर तुम जरूर परेशान हो गए होगे। तुम्हें लगता होगा मुझे एक ब्यूटीफुल लेडी के द्वारा मुझे एक सीक्रेट मैसेज दिया जाएगा, जैसे कि तुम फिल्मों में देखते हो। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन आई है और मुझे एक कमरे में जाने को कहा जा रहा है। पर दोस्त, परेशान मत हो, अभी थोड़ी ही देर बाद तुम्हें रोमांचित करने वाली चीज़ें नज़र में आएगी। मुझे बहुत ही जल्द एक कागज़ मिलने वाली है। वो कागज़ बहुत ही महत्वपूर्ण कागज़ है जिसे पाने के लिए कई सीक्रेट एजेंट अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। मैं ऑसिबल को फॉलो करते हुए एक कमरे के पास पहुंचता हूं। वह रूम को खोलता है और अंदर घुस जाता है। मैं भी उसके साथ अंदर चला जाता हूं। फिर वो कमरे की लाइट को जलाने के लिए स्विच ऑन करता है और जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, मुझे वहां एक तीसरा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथों में एक गन थी। ऑसिबल ने कई बार अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देखा और फिर वो कहता है, ओह मैक्स, तुम तो मुझे घबरा ही दिया था। मैं सोचता था कि तुम बर्लिन में होगे और तुम मेरे कमरे में। मैक्स दिखने में एक दुबला पतला सा व्यक्ति था, थोड़ा लंबा कद का, लेकिन एक लोमड़ी की भांति चालाक। उस कमरे में मुझे उसके बंदूक के अलावा किसी से डर नहीं लग रहा था। मैक्स कहता है, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हें प्राप्त होने वाली है, वो रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ वो रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँ। वो रिपोर्ट तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी। ऑसिबल बगल की एक कुर्सी में जाकर के बैठ जाता है। उफ, फिर एक बार मैंने कहा था मैनेजमेंट से बालकोनी को हटा दे, लेकिन उन लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया। और ये दूसरी बार मेरे कमरे में कोई बालकोनी के रास्ते खिड़की से होते हुए आया है। मैं उस खिड़की की ओर देखता हूँ जो एकदम साधारण सी दिख रही थी। खिड़की के बाहर रात होने के कारण घना अंधेरा छाया हुआ था। मैक्स कहता है, बालकोनी नहीं, मैं यहाँ एक मास्टर की का प्रयोग करके आया हूँ, एक दूसरी चाबी। अगर मुझे बालकोनी के बारे में पता होता तो शायद मैं उसी से आता। मुझे इतना परेशान होने का जरूरत भी नहीं पड़ता। ओह, वो मेरी कमरे की बालकोनी नहीं है, वो अगले कमरे की है। इस पर मैं मैनेजमेंट को छोड़ूंगा नहीं। इस बात पर तुम शर्त लगा सकते हो मैक्स। मैक्स मेरी ओर घूमता है और कहता है, नीचे बैठ जाओ। और मैं नीचे बैठ जाता हूँ। लगता है हमें 30 मिनट और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं, 31 मिनट तक। ऑसिबल कहता है, मुझे वो रिपोर्ट 12:30 बजे तक मिलनी है। चलो मैक्स, तुम ये बता दो,
तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला? मैक्स मुस्कुराता है और तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। कौन है? और असफल मुस्कुराते हुए कहता है, ये जरूर पुलिस होगी। मैंने सोचा था जिस डॉक्यूमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ही पुलिस को रिक्वेस्ट किया था कि वो मेरी निगरानी रखे। मैक्स परेशान हो जाता है और दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ और तेज हो जाती है। फिर ऑसबल कहता है, मैक्स अब तुम क्या करोगे? यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तब पुलिस किसी भी तरह अंदर घुस जाएगी और तुम्हें गोली मारने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगी। अब मैक्स हम पर बंदूक तानते हुए खिड़की की ओर बढ़ता है। फिर वो एक पैर को खिड़की के ऊपर चढ़ा देता है और वो कहता है, उन्हें जितना जल्द हो वापस भेज देना, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें बाहर बालकोनी में इंतजार करता हूँ। और वो खिड़की में चढ़कर बाहर बालकोनी की ओर कूद देता है और जैसे ही वो कूदता है बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर लगातार दरवाजे को खटखटाने के बाद एक व्यक्ति दरवाजे को खोलकर अंदर घुसता है और जैसे वो अंदर घुसता है मैं उसे देखकर शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि ये पुलिस नहीं था, ये तो उस होटल का एक वेटर था जो एक गिलास और 2 बोतल लेकर के आया हुआ था। वो वेटर कहता है, सर जैसे कि आपने ऑर्डर किया था मैं आपका ड्रिंक ले आया हूँ, और वह ट्रे को टेबल पर रख कर चला गया। मैंने हकलाते हुए ऑसबल से पूछा, वो पुलिस कहाँ गई? अभी तो पुलिस आने वाली थी ना? और ऑसबल हंसते हुए कहता है, मैंने तो केवल वेटर को ही बुलाया था, पुलिस को नहीं। क्या? और वो मैक्स जो खिड़की के बाहर बालकोनी में खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तो तुम्हारी जान ले लेगा। अरे नहीं, घबराओ मत, वो और कभी नहीं आएगा, क्योंकि खिड़की के बाहर कोई बालकोनी है ही नहीं मेरे दोस्त। वो और कभी मुझसे नहीं मिलेगा। मैं समझ चुका था ऑसबल मैक्स को 6ठी मंजिला से कूदवा कर उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को और मेरी और अपनी जान को बचा लिया था।